नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके बहुत ही शानदार से एग्जाम्पल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर देव दर्शन हो वहीं भवपार होता है, जहां गुरुओं की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। और मुझे लगता नहीं गुरु से बढ़कर कोई दूजा, जहां गुरु होते हैं वहां सब काम बन जाते हैं। आज की क्लास में आप सभी लोग भारत की न्यायपालिका को अच्छे से समझेंगे, राज्यपाल को समझेंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और साथ में जिला जज जो हैं उनको समझेंगे। हमारे भारत में कैसे निर्वाचन आयोग की क्या कार्य पद्धति रहती है और क्या क्या उससे जुड़े हुए सवाल आते हैं। मेरे दोस्त ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा कंटेंट नहीं, महासागर है जिसमें आप सभी लोग हमारे साथ दुबक्कियां लगाने वाले हैं। तो आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने है, बताइए सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। आप सभी लोग जानते हैं हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, इनको जब हम पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 का साथियों जो दो भाग होता है, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। न्यायाधीश जो हैं इनकी नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति। और ये नियुक्ति जो है ये हमारे भारत का राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखना, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति चाहे किसी भी प्रकार के न्यायाधीश हो, चाहे वो तदर्थ न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो या साथियों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अर्थात सीजेआई ही क्यों ना हो, तो उन सभी की नियुक्ति केवल और केवल हमारे भारत में साथियों कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यानी आपका पहला सवाल जो था वो तो ढेर हो गया, देखते ही ढेर हो गया। अगर आपसे कोई कहे सुप्रीम कोर्ट और साथियों हमारे भारत के राष्ट्रपति के बीच में जो संबंध है उनको कैसे और अच्छे से समझा सकते हो, तो अनुच्छेद 71 को समझो। इसके तहत यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई मान लो मैटर फंस गया, राष्ट्रपति के या साथियों उपराष्ट्रपति के, ध्यान रखना उपराष्ट्रपति के, यदि मान लीजिए चुनाव का कोई विवाद है, चुनाव विवाद, तो इसको लेकर के साथियों ध्यान रखना सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, सुप्रीम कोर्ट सीधे सुनता है। इसके साथ साथ एक अनुच्छेद 143 है, इसके तहत जो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति। ये साथियों ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट से सलाह इत्यादि मांगता है, ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है, ये आप सभी लोग नोट कर लेना। तो ये कुछ अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति और न्यायपालिका से जुड़े होते हैं। वैसे अनुच्छेद 72 जो है उसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति क्षमादान दे देगा, इसीलिए साथियों वो दिए गए जितने भी राष्ट्रपति के अनुच्छेद हैं उनमें न्यायपालिका से उसको ऊपर उठा देता है। अगला सवाल देखिए, दूसरा नंबर, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मैंने आपको पहले भी बताया हमारे भारत में साथियों ध्यान रखना जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है, ध्यान रखना किसकी बात आती है गुरुजी? सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश चाहे वो कैसा ही क्यों ना हो, ध्यान रखना न्यायाधीश अगर हम पढ़ते हैं तो वो कैसा ही क्यों ना हो साथियों, उसकी नियुक्ति जो है वो हमेशा भारत के साथियों ध्यान रखना राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रपति द्वारा। और इसकी शपथ भी कौन दिलाएगा? तो गुरुजी राष्ट्रपति दिलाएगा, ये आप सभी लोग याद रखना। तो केवल राष्ट्रपति करेगा, ध्यान रखना, चाहे वो कार्यवाहक न्यायाधीश हो चाहे वो कैसा भी न्यायाधीश हो, नियुक्ति हमेशा भारत का राष्ट्रपति करेगा। 124(2) इसके लिए साथियों एक तरीके से प्रसिद्ध है। आप सभी लोगों के कमेंट बॉक्स हमें बता रहे हैं कि भैया इस बार मुकाबला जंग का है और जंग के लिए भाई साहब ध्यान रखना एक भी सेकंड ना तो सोना है ना ही साथियों रुकना है, और इस मैदान को जीतकर वही ले जाएगा जिसमें साथियों शरीर में खून भले हो ना हो, लेकिन याद रखना सपनों में जुनून जरूर होना चाहिए, और जुनून के लिए तुमको साथियों ध्यान रखना एक बार लगना पड़ेगा। बताइए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श लेता है? वो परामर्श हमेशा साथियों न्यायपालिका से ही लेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई होता है उससे साथियों जाएगा, बैठेगा। जो सीजेआई होता है ध्यान रखना, जो सीजेआई होगा उससे साथियों परामर्श लेता है, ध्यान रखना परामर्श लेता है। लेकिन एक बात अंदर की तुमको बताते हैं, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 74 है इसके 2 में आप आओगे तो इसमें आपको मंत्रिमंडल जो है वो एक तरीके से दिखेगा। जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद जो होती है, राष्ट्रपति इसी की सलाह पर काम करता है, इसकी सलाह से राष्ट्रपति काम करता है। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जिन न्यायाधीशों को एक तरीके से शपथ दिलाई जाती है उसमें साथियों सलाह जो है वो राष्ट्रपति इससे लेता है, लेकिन पीछे से एक सलाह उसको साथियों मंत्रिपरिषद भी देती है। तो याद रखना सीजेआई की सलाह आप सभी लोग याद रखना, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से वो सीधी सलाह लेता है। तो याद रखना उसको 2 ये व्यक्ति हैं जो सलाह दे सकते
सकते हैं, एक तो सलाह जो है वो मंत्री परिषद देती है और दूसरी न्यायपालिका वाली। बताइए, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम को कौन करेगा? और हमारे भारत में ऐसा कई बार हो चुका है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं रहे तो उसमें साथियों ध्यान रखना, आप सभी लोगों ने देखा होगा साथियों, याद करिए, हमारे यहाँ जो हीरालाल जे कानिया नहीं थे, आपने सुना, सॉरी माफी चाहूंगा, एम हिदायतुल्लाह जो थे, एम हिदायतुल्लाह को आपने पढ़ा होगा, जो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई थे। आप जानते हैं, जैसे ही मान लो उपराष्ट्रपति का पद खाली हुआ, उपराष्ट्रपति का पद खाली हुआ और राष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया। गुरुजी, ऐसा हमारे यहां जब वीवी गिरी राष्ट्रपति बनने वाले थे 1969 में हुआ था, 1969 में। आप जानते हैं एम हिदायतुल्लाह जो हैं उस समय साथियों हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, ध्यान रखना, सीजीआई थे, सीजीआई। और सीजीआई जो है वो राष्ट्रपति के कर्तव्य पालन को करता है, आप सभी लोग नोट कर लेना। तो वीवी गिरी साथियों राष्ट्रपति बनने वाले थे, इसीलिए उन्हें उपराष्ट्रपति का पद भी छोड़ दिया था। ये आप सभी लोग याद रखना, सीजीआई जो है वो इनके कामों को देखता है। बताइए, निम्नलिखित में से भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इनमें से राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो साथियों एम हिदायतुल्लाह ने किया है। एम हिदायतुल्लाह जो है ये हमारे भारत में 1969 में ऐसा साथियों एक तरीके से पद पाते हैं। दूसरी बात ये याद रखना कि ये दूसरी बार भी साथियों ध्यान रखना, दूसरी बार ये उपराष्ट्रपति थे, ध्यान रखना, पहली बार तो सीजीआई के रूप में बने थे, दूसरी बार उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे। जब साथियों ज्ञानी जैल सिंह कहां चले गए थे इलाज कराने के लिए, तो इन्हें साथियों राष्ट्रपति के रूप में काम करने का मौका मिला, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने का मौका मिला। ये इस प्रकार से काम करने वाले एकमात्र साथियों एक तरीके से व्यक्ति हैं, दूसरा कोई इनके जैसा नहीं रहा था। अगला सवाल देखिए, अच्छा जो पीएन भगवती हैं इनको सबको भूल जाना है, इनको मत भूलना। ये हमारे भारत में जनहित याचिकाएं जो होती हैं, जनहित याचिका जो होती हैं उनके साथियों ध्यान रखना, जनक इनको ही मानते हैं, इसको हम PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? ध्यान से सुनिएगा, हमारे भारतीय संविधान में आप सभी लोग जानते हैं अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम सभी लोग सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय कहते हैं, यदि किसी प्रकार से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, ध्यान रखना, यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो ऐसे में रिटें जारी की जाती हैं। और रिटें जो हैं वो 5 प्रकार से जारी होती हैं, 5 प्रकार की रिटें जो हैं वो साथियों ध्यान रखना एक तरीके से जारी होती हैं। इन रिटों की अगर हम बात करें आप सभी लोगों के सामने, तो हमने आपको पढ़ाया भी था और नोट भी कराया था। ये रिटें जो है ये सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का सहारा लेकर के इन रिटों को साथियों जारी करता है। ये रिटें तब जारी की जाती हैं परमादेश वाली, जब कोई अधिकारी अपने पद पर रह करके साथियों भ्रष्टाचार करता है और अपने पद का दुरुपयोग करता है। तो अधिकारी जो है वो पद का दुरुपयोग कर रहा हो, ध्यान रखना, दुरुपयोग कर रहा हो, दुरुपयोग, तो ऐसे में उससे कहा जाता है कि तुम ऐसा मत करो। तो न्यायपालिका परमादेश की रिट कंपनी को नहीं जारी करेगी, सरकारी कर्मचारियों का वेतन देने के लिए कभी नहीं, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए जारी की जाती है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को भंग करने इत्यादि के लिए नहीं। साथियों एक इसी में आती है जो सबसे महत्वपूर्ण रिट होती है, वो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर आपसे कोई पूछे बताइए इन रिटों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, जिसका सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया गया है, वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस रिट के तहत अनुच्छेद 22(2) के तहत यदि किसी कैदी को गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करो। ऐसा ना करने पर साथियों ये रिट आप सभी लोगों को पता है जारी की जाती है। अगर आपसे कोई पूछे हाईकोर्ट क्या इन रिटों को जारी कर सकता है, बिल्कुल जारी कर सकता है। आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट भी इन रिटों को जारी करता है। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संविधान में मौलिक लक्षण का प्रतिपादन किया था? मेरे दोस्त गोलकनाथ को आप याद रखना, हम 99 वाले हैं। अरे मेरे रसगुल्लो, तुम 99 वाले नहीं हो, तुम 99% वाले हो, ध्यान रखना, इस बात को आप नोट कर लीजिए।
जब भी कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, सिकवा करता मिला हमेशा अपनी भाग्य लकीरों से। और जब चाणक्य शिखा खुलती है, नंदवंश कट जाता है, मैं चंद्रवरदाई कुल की आन नहीं झुकने दूंगा। और तुम्हारे साथियों मेहनत को, तुम्हारी संग्राम की शक्ति का संग्राम नहीं रुकने दूंगा। ये जो 99 वाला बैच है ना, ये 99% अंक लाने वाला है, ध्यान रखना, अंक वाला बैच है, अंक वाला बैच है। तुम अगर नंबर अपने बढ़ाना चाहते हो ना, तो मेरे दोस्त 99% वाला, ये 99 वाला बैच जरूर रख लेना अपने पास, चुपके से। बस याद रखना, मेहनत करिए। हमारे यहां साथियों जानते हैं, हमारे 1960 में एक गोलकनाथ केस हुआ था। ध्यान रखना कौन हुआ था, तो सर गोलकनाथ केस हुआ था। गोलकनाथ केस जो है वो साथियों हुआ था। इस केस में साथियों आप सभी लोगों को याद होगा, पंजाब राज्य में पहली बार इसका डिस्कशन किया गया गोलकनाथ केस में, और कहा गया कि भैया जो हमारे यहाँ की प्रस्तावना है उसको साथियों क्या करेंगे भैया, ध्यान रखना, संशोधन नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि यह संविधान का हिस्सा नहीं मानी गई थी। ध्यान रखना। और आगे चलकर केशवानंद भारती केस जो है 1973 में, इस गोलकनाथ केस का निर्णय जो है वो साथियों बदल दिया गया। तो निर्णय बदल गया, ध्यान रखना, बदल गया। तो इन दोनों को आप अलग से याद करना। सवाल नंबर 8, बताइए भारत में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। आप सभी लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है, इसमें साथियों पहले कितने जज थे, तो 8 जज थे। ध्यान रखना, 8 जज। याद रखना 1+7 जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद। इसके बाद वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में साथियों 1+33 यानी 34 जज हैं, जो कि पूरा कोरम फुल है। ध्यान रखना, हाउस फुल है, इसमें सीटें साथियों खाली नहीं है। अगर इसमें बढ़ाने का काम देखें तो केवल देश की संसद जो है वो सीटों को बढ़ा सकती है। तो संसद का मतलब होता है हमारे देश की राष्ट्रपति, आप सभी लोग जानते हैं, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। मतलब ये तीनों मिलकर के काम कर सकती हैं, इन सीटों को बढ़ा सकती हैं। ध्यान रखना, कितना भी बढ़ा दे इसके लिए साथियों कोई प्रावधान अभी तक नहीं है। बताइए भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई भी महिला अभी तक नहीं आई। आप सभी लोगों को याद होगा, हमारे देश में आप पढ़िए कभी भी, सीजीआई जो है वो कभी महिला नहीं बनी, कभी महिला नहीं बनी। ध्यान रखना, कभी महिला नहीं बनी, ध्यान रखना, नहीं बनी। आप पढ़िए कभी क्या बनी, सुकुमार सेन से लेकर के अभी सूर्यकांत तक आ चुके हो। साथियों ध्यान से देखना, सुकुमार सेन पहले नंबर के, ओहो, सबसे पहले हमारे देश के सीजीआई कौन बने थे, सर सीजीआई के रूप में हमारे एच.जी. कानिया जो हैं वो भाई साहब पहले नंबर पर आए थे। और इसके बाद आगे अभी वर्तमान में सभी लोग जानते हैं 53वें नंबर पर सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है, सूर्यकांत को। इस बीच में एक भी महिला नहीं रही। प्रधानमंत्री आप जानते हैं इंदिरा गांधी जी रह चुकी हैं, मीरा भाई साहब याद करिए, और सुमित्रा, ये दोनों के दोनों महिला के रूप में मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रह चुकी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कभी भी नहीं बनी। आपने पढ़ा होगा साथियों, फातिमा बीबी जो हैं वो बनी भी हैं, फातिमा बीबी, लेकिन वो साथियों सिर्फ न्यायाधीश बनी थी। ध्यान रखना, क्या बनी है, न्यायाधीश बनी है, न्यायाधीश बनी है। और फातिमा बीबी प्रथम महिला थी जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश 1989 में 1989 में बनी थी। तो इनके सवालों को आप समझने की कोशिश करिएगा और उत्तर निकालिएगा। बताइए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु इनमें से कितनी होती है। देखो यहां पर सवाल क्या पूछ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के साथियों ध्यान रखना, हमारे भारत में जो न्यायाधीश हैं, मतलब 1+33 में साथियों वो इन 33 की बात कर रहा है। बताइए इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल जो है वो साथियों कितना होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं 65 वर्ष साथियों, ध्यान रखना, इनका कार्यकाल होता है। 65 साल इनके रिटायरमेंट की एज होती है। बताइए कितनी होती है, तो 65 साल रिटायरमेंट की एज होती है। वहीं पर अगर हाई कोर्ट की बात कर दे तो हाई कोर्ट में साथियों ध्यान रखना 62 ईयर होती है। अगला सवाल देखिए, बताइए हमारे यहां 11वां नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन इनमें से किससे आहरित होता है। 2.25 लाख जो है, 2.25 लाख जो है ये वेतन हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन है। और ये केंद्र की साथियों जो संचित निधि होती है, केंद्र की जो संचित निधि होती है, संचित निधि, उस पर भारित होते हैं। तो किस पर भारित होते हैं, केंद्र की संचित निधि। ध्यान रखना यहां पर राज्य की नहीं, एक राज्य की संचित निधि होती है, राज्य की जो संचित निधि होती है, संचित निधि, उस पर साथियों राज्य के साथियों ध्यान रखना, जो राज्य हाई कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनको साथियों वेतन इससे दिया जाता है। ये आप सभी लोग याद रखना। बताइए भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका आती है।
आप सभी लोग जानते हैं भारतीय संविधान का भाग 2 जो है ये नागरिकता के प्रावधानों को करता है। भारतीय संविधान के भाग 4 की अगर हम बात करें तो सभी लोग जानते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें आते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो इसमें आते हैं, निर्देशक तत्व आते हैं, निर्देशक तत्व आते हैं। भाग 3 में अगर हम देखें तो ये मूल अधिकारों को साथियों एक तरीके से दिखाया गया है और बचा आपके पास सिर्फ एक ही जिसमें संघ के बारे में बताया गया है, और वो मेरे दोस्त भारतीय संविधान का केवल और केवल भाग 5 आपके सामने है। आप देख लीजिए, इसमें संघ के बारे में बताया गया है और संघ में साथियों हमारी एक तरीके से आर्टिकल जो आता है 151 तक पूरा लिखा गया है। कितना तक? 151। अब यहां पर आप सभी लोगों को दिमाग खोलकर बैठना पड़ेगा, खोलकर बैठना पड़ेगा, खोलकर बैठना पड़ेगा। मेरे दोस्त जरा देखिए, आप सभी लोग जानते हैं यहां पर हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक जितने प्रावधान हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। अब देखो सुप्रीम कोर्ट किस में आता है गुरुजी? सुप्रीम कोर्ट जो है वो 124 में आता है, आर्टिकल 124 में। तो निश्चित तौर पर गुरुजी हम इसी को लगाएंगे। इसके बाद हमारे भारत में राज्यपाल आर्टिकल 153 के तहत आपको मिल जाएगा। बताइए भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी इनमें से कौन होता है? भारत में साथियों ध्यान रखना, संविधान की व्याख्या कौन करेगा? भारत के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो भारत के साथियों ध्यान रखना, संविधान की व्याख्या कौन करेगा? तो भारत के संविधान की साथियों ध्यान रखना, व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो भारत में संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करेगा। ध्यान रखना हमेशा, यदि किसी दो निर्णयों में कोई दो विवाद फंस गए, मान लो ए और बी साथियों दो मैटर फंस गए और इसमें निर्णय लेना है, तो वो साथियों इसके लिए अनुच्छेदों में अगर बात नहीं बन रही तो वो प्रस्तावना के आधार पर साथियों ध्यान रखना निर्णय लेगा। ध्यान रखना प्रस्तावना के आधार पर। तो ये व्याख्या करता है, ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय व्याख्या करता है। अगर कोई पूछे बताइए हमारे भारतीय संविधान की रक्षा कौन करेगा? तो संविधान की रक्षा करने का अधिकार जो है वो साथियों ध्यान रखना और संरक्षण करने का अधिकार ये दोनों हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास है। ध्यान रखना राष्ट्रपति, जब भी कहीं राज्य इत्यादि में संकट आएगा तो राष्ट्रपति आपातकाल को साथियों ध्यान रखना एक तरीके से लगा देगा। एक बच्चा कह रहा है सर स्पीड कम कर लो। मेरे दोस्त मैं सिर पटक दूंगा अगर स्पीड कम हो गई मेरी, कसम से कह रहा हूं, तुम मेरा गला घोट दो, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन मेरी स्पीड कम मत कराओ, क्योंकि मैं जान नहीं पा रहा हूं कि मैं तुम्हें क्या दे दूं इस समय। ऐसा पता है, ऐसा जुनून सिर पे लगता है कसम से कि मैं तुम्हें मेरे पास जो है वो सब दे दूं कि बस तुम होमगार्ड हो जाओ कुछ भी करके। सच में कह रहा हूं, अपना मैं दिल चीर कर नहीं दिखा सकता लेकिन सच्चाई तो दिल में यही है, क्योंकि तुम नहीं जानते, अभी तुम नहीं जानते कि पेपर में क्या आएगा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि पेपर में जो आएगा वो साथियों तुम्हारे लिए पर्याप्त है। जल्दी से बताइए। एक बच्चा कह रहा है पहले मुझे हिस्ट्री से डर लगता था मनीष, लेकिन अब भाई साहब नहीं लगता, ये डर तुमने खत्म कर दिया। वाह गुरुजी वाह, थैंक यू सो मच। अगला सवाल जल्दी से बताइए, इनमें से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? हम सभी लोग जानते हैं हमारे भारत में 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था गुरुजी, रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वो गुरुजी की गई थी। तो कलकत्ता का साथियों ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट जो है वो साथियों हमारे भारत में बनाया गया था। इस सुप्रीम कोर्ट में साथियों ध्यान रखना 1+3 जज जो हैं वो एक तरीके से रहा करते थे। तो पहली बार सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान जो है वो इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था। अब तुमसे पूछेगा, तुम उत्तर लगा के चले आओगे 1950 गई भैंस पानी में हो गया खेल खल्लास। साथियों ध्यान रखना, क्योंकि इसमें एलिजा एम्पे जो है, ध्यान रखना एलिजा एम्पे जो है वो साथियों पीपी कर रहे हैं, एलिजा एम्पे पेम 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 कर रहे हैं। ध्यान रखना 3 अन्य जज कौन कौन थे? तो लिमेंटियर, ध्यान रखना लिमेंटियर, इसके साथ में एक हाइडे नाम का था और तीसरा साथियों चैम्बर्स नाम से था। ध्यान रखना चैम्बर्स से। तो इन तीनों को आप अच्छे से याद कर लेना। हमारे भारत में 1935 में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। फेडरल कोर्ट जो है ये 1935 के एक्ट में बनाया गया। बताइए हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गई थी साथियों वो किसकी उत्तराधिकारी है? तो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट जो है, वर्तमान सुप्रीम कोर्ट इसी की उत्तराधिकारी है, इसी की साथियों ध्यान रखना उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी है, इसी की उत्तराधिकारी है, इसी की उत्तराधिकारी। खेल खल्लास ध्यान रखना, नोट कर ली। अगला सवाल देखिए 15 नंबर।
राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति हमेशा, साथियों ध्यान रखना, आर्टिकल 143 के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? 143 के तहत, ध्यान रखना, हमेशा साथियों सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है, सुप्रीम कोर्ट से। और मान लो सुप्रीम कोर्ट के पेट में दर्द हो रही हो, ध्यान रखना, अगर सुप्रीम कोर्ट के पेट में दर्द भी हो रहा है ना, तो वो अपने पेट के दर्द को छुपाएगा, कहेगा चिंता मत करो, हम अपने पेट के दर्द को स्वाहा करते हैं, तुम्हारी सहायता करेंगे। कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती जिसमें ये सहायता से मना करे, तो सहायता से मना नहीं कर सकता, ध्यान रखना, सहायता से मना नहीं करेगा, ध्यान रखना। महान न्यायवादी भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में आता है। वर्तमान में 16वें नंबर के महान न्यायवादी कौन है? तो आप सभी लोग याद रखना, आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी जो हैं ये साथियों वर्तमान में है, आप सभी लोग याद रखना। आर वेंकट रमणी जो भारत के महान न्यायवादी हैं, उनको आप सभी लोग नोट कर लेना। ये हमारे भारत में भारत सरकार को कानूनी सलाह देने वाला सबसे बड़ा विधिक अधिकारी भी होता है। हाई कोर्ट के बारे में तुमको बताया, आर्टिकल साथियों 214 में आपको मिलेगा। अगला सवाल देखिए 15 नंबर, न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार ये हमारे देश में था ही नहीं, याद रखना, ये हमारे भारत में नहीं था। न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार ये सबसे पहले अमेरिका वालों ने शुरू किया था, ये अमेरिका के पास था, अमेरिका के पास था। हम लोगों को लगा कि हम क्यों नहीं अमेरिका बन जाते हैं, तो हमने इससे उधार मांगा। ध्यान रखना, भारत ने इसी से लिया, भारत ने लिया और हमने इसको पहली बार प्रयोग कहां पर किया? तो यहां पर लिख लेना, प्रथम प्रयोग कहां पर? तो प्रथम प्रयोग ध्यान रखना, पहली अनुसूची जो थी उसी में साथियों कर दिया, पहली अनुसूची में कर दिया, जो साथियों 1951 में भूमि सुधार में जोड़ी गई थी। भूमि सुधार जो हुआ था उसी में साथियों ध्यान रखना, इसको हमने 1951 में जोड़ा था। तो न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार यह सुप्रीम कोर्ट में है, ध्यान रखना। हमारे भारत में न्यायपालिका तो स्वतंत्र है, ध्यान रखना, न्यायपालिका क्या है मेरे दोस्त? स्वतंत्र है, लेकिन अमेरिका की तरह ताकतवर नहीं है। अमेरिका में बहुत ताकत है इसके पास, अमेरिका की तरह साथियों ध्यान रखना सुपर पावर नहीं है, सुपर नहीं है। अच्छा, अमेरिका में ध्यान रखना वहां की न्यायपालिका वहां के राष्ट्रपति से ज्यादा अधिकार रखती है, इसको नोट कर लेना। 17 नंबर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पुनर्विवेचन का कार्य क्या है? मान लो सरकार ने कोई विधान या कानून बना दिया, सरकार ने कोई कानून बना दिया और उस कानून का साथियों जनता पालन नहीं कर रही है, तो कानून की साथियों ध्यान रखना एक बार या पुनः साथियों ध्यान रखना परीक्षण किया जाएगा, साथियों ध्यान रखना परीक्षण किया जाएगा, परीक्षण। तो याद रखना पुनरीक्षण का काम क्या है? तो साथियों ध्यान रखना हमारे यहां संविधान का आवधिक पुनरीक्षण, ये गलत, संविधान का नहीं, स्वयं अपने निर्णय का नहीं लेती, ध्यान रखना, निर्णय का क्यों लेगी? देश में न्यायपालिका के कामकाज का, न्यायपालिका के कामकाज का नहीं, कानूनों की संवैधानिक, याद रखना, वैधानिकता का करेगी। अब कानून कौन बनाता है? जरा दिमाग को खोलो, कानून को कौन बनाता है? ध्यान रखना, तो बनाने का काम जो है ये साथियों संसद करती है। तो संसद करती है, संसद, कानून को संसद ने बनाया, और संसद कौन है? हमारे देश की साथियों सरकार, और सरकार के बनाए कानून की जांच करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भाई साहब, मैं तुमसे कहता हूं, तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा। लिख कर ले लो, तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा। 18 नंबर, निम्नलिखित में से सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला जज, अरे भैया बीबी, भाई साहब फातिमा बीबी, जिनको हमने बताया 1989 में साथियों ये चुनी गई थी। खेल खत्म। अब लीला सेठ को पढ़ोगे ना तो भैया कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि ये हाई कोर्ट की साथियों ध्यान रखना प्रथम जज है, ध्यान रखना प्रथम जज। और ये भी याद रखना एक अन्ना चांडी नहीं मिली, नहीं तो और बवाल हो जाता। अन्ना चांडी जो है ये पहली जज कही जाती हैं, तो प्रथम जज याद रखना ये कही जाती हैं। हाई कोर्ट में पहले नंबर पर साथियों लीला सेठ, सुप्रीम कोर्ट में फातिमा बेबी, और पहली साथियों ध्यान रखना जज अन्ना चांडी। बताइए संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? वाह गुरुजी, गला भाई साहब बैठ जाएगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे, सच्चाई तो साथियों जीत कर रहेगी। बताइए हमारे संविधान का अंतिम व्याख्याकार किसको कहते हैं? तो अंतिम व्याख्या जो है, अंतिम व्याख्या का मतलब क्या है? जैसे मान लो हमारे देश में कोई कानून बना दिया गया, कानून बनाती कौन है? संसद बनाती है, संसद, और संसद में राष्ट्रपति है, ध्यान रखना राष्ट्रपति है। संसद में लोकसभा आती है, लोकसभा, और संसद में राज्यसभा। अब इन्होंने तीनों ने अपने हिसाब से कानून बना दिया। अब इस कानून की व्याख्या का
का काम आया तो आखिरी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्वीक्षण करती है। इसीलिए कहते हैं न्यायपालिका सक्रिय है। तो यही साथियों न्यायिक सक्रियता कहा गया है। न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता, न्यायपालिका सक्रिय है। और यह प्रावधान भी अमेरिका का है, हमने साथियों यहां से ही लिया है। बताओ ढोल आए अमेरिका से, हम ये भी भाई साहब नोट करके डाल लेना। अगला सवाल 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता में आते हैं? अच्छा, एक बात आप सभी लोग याद रखना, यहां पर एक तरफ लिखो सुप्रीम कोर्ट, एक तरफ लिखो सुप्रीम कोर्ट और एक तरफ लिखो हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है यह आर्टिकल साथियों ध्यान रखना 124 में, और हाई कोर्ट आर्टिकल साथियों 214 में। यह ऐसा कौन सा मामला है जिसमें गले मिल जाते हैं? यहां पर लिखो गुरुजी गले मिले, ध्यान रखना गले मिले, ऐसा कौन सा मामला है जिसमें गले मिल जाते हैं? तो गुरुजी हमको याद है हमारे भारत में जब मूल अधिकार आते हैं तो मूल अधिकार में इन दोनों को साथियों रिटें जारी करने का अधिकार है। ये भाई साहब आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकते हैं और ये आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त केवल मूल अधिकार के संरक्षण के मामले में मेरे दोस्त ये दोनों एक हो जाते हैं। इतना बढ़िया सा सवाल था, सवाल को धुआं काट दिया। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 21, इनमें से कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को अभिलेखी न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के लिए अभिलेखी न्यायालय है और इसके साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, जिला कोर्ट हैं, उनके लिए अभिलेखी न्यायालय है। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए अभिलेखी न्यायालय है। साथियों ये निचली अदालतों के लिए और बाकी जो ग्राम पंचायतों की अदालतें होती हैं उनके लिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है इसके लिए नियम बनाया गया है कि अनुच्छेद 129 के तहत ये एक अभिलेखी न्यायालय होगा। आप लगा लीजिए। अब देखो यहां पर कितना भाई साहब गोलमोल घुमाने की बात की गई है, क्योंकि अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की बात की गई है, अध्यादेश, और अध्यादेश हमारे देश में राष्ट्रपति जारी करता है, न्यायपालिका से कोई मतलब नहीं। 1861 में अंग्रेजों ने पहली बार जारी कराया था। अनुच्छेद साथियों 124 सुप्रीम कोर्ट में जजों के बारे में बताया गया, सीजीआई के बारे में। साथियों 143 के तहत राष्ट्रपति खुद ही इसको डांटता रहता है, सहायता इत्यादि। याद रखना। अगला सवाल देखो फटाक से, उत्तर निकालना नहीं है बल्कि उत्तर को पकड़ के कब्जे में कर लेना है, उसको भाई साहब दबोच लेना है, दबोच लेना है। और यह दबोच लेना साथियों ध्यान रखना एक तरीके से आप सभी लोगों को याद करना होगा। याद रखिए, जल्दी से बताइए। सवाल नंबर आपके पास 22, बताइए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी करता है? आप सभी ने सुना होगा सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसको साथियों हम सभी लोग हटाते कैसे हैं? तो अध्यादेश के माध्यम से। गुरुजी माफी चाहूंगा, महाभियोग के माध्यम से। ये जो महाभियोग का प्रस्ताव होता है ये साथियों किसी भी सदन में लाया जा सकता है। वैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में हम राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में पढ़ते हैं। साथियों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अब यहां पर कह रहा है बताइए उसको आदेश कौन देगा? महाभियोग लग गया, मान लो दोनों सदनों ने साथियों प्रस्ताव पारित कर दिया, दोनों सदन जो हैं उन्होंने साथियों प्रस्ताव पारित कर दिया। अब इसको पद छोड़ना है, पद छोड़ना है। तो भैया एक बात बताओ, पद की शपथ किसने दिलाई थी? तो शपथ दिलाई थी राष्ट्रपति ने। तो राष्ट्रपति ने कहा तुम भैया चोर निकल गए हो, तुम पद को छोड़ दो। तो राष्ट्रपति ही ऐसा आदेश जारी करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं, इसीलिए तुमको कभी पता भी नहीं चला। तो लिख लेना, अभी तक कभी नहीं हुआ। अभी तक ध्यान रखना, अभी तक कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है, क्योंकि आपने सुना होगा एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है उसके साथियों जस्टिस वर्मा हैं। आपने सुना होगा इनके घर में भाई साहब बोरे भर भर के नोट निकले थे साथियों, वो जले हुए नोट। तो उसका केस अभी अध्यादेश महाभियोग के लिए साथियों चल रहा है। बताइए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति इनमें से किसके पास है? तो यह शक्ति देश की संसद के पास है। अभी वर्तमान में 1+33 है, जो कि कोरम भर गया है। ध्यान रखना, कोरम क्या हो गया है? फुल हो गया है, फुल हो गया है, फुल। अब इस कोरम को फुल करना है, फुल हो गया है, फुल हो गया है। अब साथियों इसमें वृद्धि अगर करना होगा तो संशोधन करना होगा, संशोधन। और संशोधन करने का काम जो है वो हमारी देश की संसद के पास है, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में भैया दी गई है। अगला सवाल 20 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। आप सभी लोगों को याद होगा
अभी साथियों जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में पढ़ा होगा, जिनके ऊपर जूता फेंक दिया गया था। वर्तमान में कौन से नंबर के हैं? तो वर्तमान में साथियों ध्यान रखना 53वें नंबर के हैं। 53वें नंबर के कौन है? 53वें नंबर के तो सर सूर्यकांत को बनाया गया है। ध्यान रखना नवंबर में आप सभी लोगों ने देखा होगा सूर्यकांत को बनाया गया। अगला सवाल देखिए, बताइए 25 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक भैया कौन रहा था? मात्र एक दिन के लिए। इनमें से बताइए सबसे कम कार्यकाल किसका रहा? तो सबसे कम साथियों, सबसे कम समय साथियों ध्यान रखना, कम समय। अगर आपसे कोई कह दे कि 1 महीना भी पूरा नहीं कर पाए थे, 1 दिन के लिए केवल बनाए गए थे, तो वो साथियों ध्यान रखना कमल नारायण सिंह। गजेंद्रकर तो जो थे वो महीने भर रह चुके थे, सुब्बा राव तो लंबा कार्यकाल था, लेकिन साथियों कमल नारायण सिंह जो थे ये 1 दिन के लिए बनाए गए थे। अर्थात इनको साथियों देखिएगा सबसे छोटा कार्यकाल है, बस खत्म हो गया। और इसमें क्या बता दूं, आप मुझे बताइए 1 दिन के लिए कोई जज बनाया जाता है? भाई साहब 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री सुना था। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 1900 साथियों ध्यान रखना 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में आप सभी लोगों को हमने बताया भी है और समझाया भी है। आप जानते हैं 1969 में साथियों हमारे देश में एक भाई साहब राष्ट्रपति हुए थे 1967 से 19 तक, जिनको हम सभी लोग जाकिर हुसैन कहते हैं। तो जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। तो जाकिर हुसैन की क्या हो गई थी भैया? मृत्यु हो गई, मृत्यु। तो राष्ट्रपति का पद हो गया खाली। अब राष्ट्रपति का पद जब खाली होता है तो कौन आता है? तो राष्ट्रपति का पद खाली था तो उपराष्ट्रपति जो थे वो थे वीवी गिरी। ध्यान रखना वीवी गिरी से कहा गया कि भैया आओ और राष्ट्रपति का पद संभालो। ये थे उपराष्ट्रपति, ध्यान रखना उपराष्ट्रपति। तो ये इस पद को धारण कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि ये जैसे ही पद को धारण करने का विचार लाते हैं, किसी ने इनके कान फूंक दिए, कहा तुम इस लायक ही नहीं हो कि उपराष्ट्रपति रहो, तुम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ो। तो ये राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अपना साथियों उपराष्ट्रपति का पद छोड़ देते हैं। अब सोचो पद छोड़ दिया इन्होंने 1969 में, ये भाई साहब ये भी सिस्टम खराब कर गए। तो अपना पद छोड़ा और राष्ट्रपति के चुनाव में कूद गए। भैया जब ये खाली हो गया पद तो सीजीआई बनता है और एचएम जो हिदायतुल्लाह थे, जिनको एम हिदायतुल्लाह कहते हैं, वो उस समय सीजीआई थे, इन्हीं को बना दिया गया था। समझ में आया? तो सीजीआई को बनाया गया था, ध्यान रखना। अगला सवाल बताइए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जिसको हमने 12 अक्टूबर पढ़कर डेट में डाल लीजिए 1993, नोट डालकर लिख लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखाऊंगा, बेहद महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। आप ध्यान रखना हमारे यहां 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था और 1993 में अधिनियम पारित किया गया। इसके अनुसार इस आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? देखो अब अगर जो पुराना बच्चा पढ़ रहा होगा वो तो ये लगाएगा सीजीआई बनेगा, केवल सीजीआई। लेकिन मेरे दोस्त सीजीआई में 2019 में संशोधन किया गया और इस संशोधन को साथियों करके ये कह दिया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज हैं उनको भी साथियों इसमें नियुक्त कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखना या तो सीजीआई या कोई अन्य जज। उच्चतम न्यायालय में कोई सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का साथियों, उच्च न्यायालय का नहीं, केवल साथियों ध्यान रखना भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, केवल उच्च न्यायालय के नहीं, केवल साथियों ध्यान रखना इस सवाल का उत्तर जो है भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत। साथियों ध्यान रखना अब इस सवाल को मैं क्या लगाऊं, इस सवाल का उस हिसाब से उत्तर जो है वो ए और सी दोनों आपका सही है, लेकिन सी को लगाइएगा क्योंकि ये पहले समय से चला आ रहा है। समझ में आ गया ना? मेरी बातों को तो समझ पा रहे हो ना? भावनाओं को समझना ये सबसे बेस्ट है क्योंकि पहले इसी को रखा जाता था, बाद में 2019 से अन्य जजों को। अब मैंने पूरा ये पढ़ रखा है साथियों ध्यान रखना, इसलिए तुमको बता रहे हैं। केवल उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का लगाओगे तुमको कूट देंगे। ध्यान रखना अगर हाई कोर्ट का लगाए, कसम से कह रहे हैं ये सच में बता रहे, खोपड़ी मेरी एकदम झुकाई देंगे हैं। ऐसे में भाई साहब क्या ही बोले। अगला सवाल देखो, जल्दी से आ जाओ। सिर झुकाने की कसम खा रखी है क्या? झुकेगा नहीं, ध्यान रखना पुष्पाराज है। निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती केस आप सभी लोग पढ़ लीजिए 1973। अभी तक साथियों ध्यान रखना इससे बड़ा कोई भी साथियों बेंच नहीं बिठाई गई। 1973 में अगर आपको ना याद हो तो केशवानंद भारती केस पढ़ना। केशवानंद भारती केस जो है, केशवानंद भारती केस आप सभी लोगों को याद रहेगा। इस केस में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि साथियों हमारे
हमारे यहाँ सबसे बड़ी बेंच बिठाई गई थी। सबसे बड़ी जो बेंच है वो साथियों ध्यान रखना, बेंच का मतलब जानते हैं, कमेटी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे। इसमें कई निर्णय लिए गए। पहले तो संविधान की मूल भावना में साथियों ध्यान रखना एक तरीके से कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो मूल ढांचा जो है उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, परिवर्तन नहीं। साथियों दूसरी बात, पहला ये, दूसरा साथियों ध्यान रखना, इसमें कहा गया प्रस्तावना हिस्सा है। प्रस्तावना संविधान का क्या है? प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का अंग है। तीसरा क्या कहा गया? तीसरा कहा गया कि हमारे यहां साथियों ध्यान रखना, जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन, इसके पहले यह नहीं किया जाता था, संशोधन किया जा सकता है। तो याद रखना, ये 3 पॉइंट आपको अगर याद हैं तो केशवानंद भारती पूरा केस याद हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? अब देखो, जब सर्वोच्च न्यायालय की बात आ जाए तो सर्वोच्च न्यायालय में जितने भी साथियों अधिकार क्षेत्र, जज बढ़ाना या दुनियादारी जो भी बढ़ाने की बात करें, सुप्रीम कोर्ट प्लस एक्स्ट्रा लिख लेना। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अधिकार हैं, अगर उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करना है तो मांगेगा हमेशा संसद से, क्योंकि कानून यही बनाती है। कानून कौन बनाता है? तो कानून बनाती है, ध्यान रखना, कानून बनाती। तो कानून बनाकर, क्योंकि मेन माल जो कैश है, जो पैसा है, वो तो यहीं से आएगा ना, संचित निधि से। साथियों अगला सवाल देखिए 30 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, आप सभी लोग ने पढ़ रखा है। हमारे यहां आईपीसी जो थी वो अंग्रेजी में थी। इंडियन पिनल कोड जो अंग्रेजी में साथियों 1862 में लागू किया गया था, वो कौन सी भाषा में था? तो सर अंग्रेजी भाषा में था। अब सोचो, जब अंग्रेजी भाषा में पूरी न्यायपालिका की भाषा लिखी गई तो तुम चाहे मर भी जाओ सर पटक पटक के, वकील साहब तुमसे 100-200 ऐंठ लेंगे। ध्यान रखना, केवल अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में काम किया जाता है। आज भी ये नियम है, आज भी ये नियम है। साथियों आप सोचिए, संचित निधि का मतलब अलग है। मेरे बेटे यहां पर देखो जरा, कौन सी भाषा पूछ रहा है? तो कामकाज के लिए यही भाषा है। समझ में आया? अगला सवाल देखिए, बताइए 31 नंबर, सुप्रीम कोर्ट किस संस्था का निरीक्षण कर सकती है? अच्छा देखो, सुप्रीम कोर्ट जो है वो भूमि सुधार वाले जो अनुच्छेद साथियों, आप मतलब जो हमारे अनुसूची 1 में दिए गए प्रावधान है, उनके 13 कानूनों को नहीं केवल छुएगी। ध्यान रखना, अनुसूची 1 जो है, इसमें जो भूमि सुधार से जुड़े हुए प्रारंभ के 13 कानून हैं, प्रारंभ के 13 कानून, इसमें केवल वो जांच नहीं करेगी। ध्यान रखना, जांच नहीं करेगी, जांच नहीं करेगी, जांच नहीं करेगी। बाकी किसी भी मैटर में वो कूदेगी, वो जांच कर सकती है, उसको अधिकार है। साथियों ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकती है? तो साथियों चुनाव आयोग का नहीं कर सकती, क्योंकि ये स्वायत्त संस्था है। निरीक्षण करने का मतलब जांच। केंद्रीय मंत्रिमंडल ये भी स्वायत्त है अपने अपने विभाग के, संसद ये भी स्वायत्त है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ये इसके अधीन काम करते हैं, तो भैया इसकी जांच तो कर ही सकता है, निरीक्षण कर सकता है। ध्यान रखना, इसको भी आप अलग कर लेना। बताइए भारत में न्यायपालिका कैसी है? तो न्यायपालिका स्वतंत्र है, और न्यायपालिका तुमको फोटो दिखाते हैं, न्यायपालिका भारत में पिरामिड के आकार की है। बताइए इसका आकार कैसा है? तो गुरुजी पिरामिड के आकार की है। ध्यान रखना, पिरामिड, जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। इसकी संख्या कम है, ध्यान रखना, संख्या कितनी है भैया? ध्यान रखना, कम, क्योंकि एक जज है, आप सभी, एक सुप्रीम कोर्ट है। इसके बाद हाई कोर्ट आते हैं भैया, ध्यान रखना, आपको कितने मिल जाएंगे गुरुजी? 25 हैं। साथियों इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो हर जिले में आपको एक मिलेगा। जिले में एक है, जिले में एक है। आप सभी लोग जानते हैं सबसे ज्यादा बड़ा एरिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, फिर हाई कोर्ट का, और फिर सुप्रीम कोर्ट का। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अधीक्षक होता। आगे चलिए अगला सवाल 33 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ध्यान रखना, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो किसे हटाने के बारे में बात कर सकता है? तो हटाने के लिए साथियों ध्यान रखना, हमेशा अपने एक तरीके से जो काम करने वाले लोग होते हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा होता है, जैसे मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को ऐसे कैसे हटा दोगे? ठाकुर जिंदा है भाई साहब, ये कभी नहीं हो सकता। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए
कभी नहीं हो सकता। लेकिन जो आयोग होते हैं, ध्यान रखना, इसको आप सभी लोग याद रखना, आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं और जो सदस्य होते हैं उनको हटाने के लिए रिकमेंड कर सकता है, ध्यान रखना, सलाह दे सकता है। किसे? तो राष्ट्रपति को। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट किसे हटाने के लिए? तो राष्ट्रपति, क्योंकि इनको नियुक्त करता है। आप सभी लोग याद रखना वो कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 315 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो यूपीएससी के चेयरमैन को नियुक्त करता है, और यूपीएससी के चेयरमैन को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो हटाएगा भी उसे ही, क्योंकि राष्ट्रपति, और आप सभी लोग जानते हैं एक तरीके से हमारे यहां साथियों जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो एक दूसरे की बात सुनते हैं। अगला सवाल देखिए, फटाक से बताइए, जनहित याचिका जिसे दुनिया में पहली बार अमेरिका लेकर आया था। तो अगर कोई पूछे पहली बार किस देश में बनी, तो पहली बार किस देश में, ध्यान रखना किस देश में, साथियों ध्यान रखना हमेशा यूएसए लगाएंगे, यूएसए लगाएंगे, यूएसए लगाएंगे। जो जनहित याचिकाएं होती हैं जिनको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं साथियों, जिनको पीआईएल कहते हैं, पीआईएल, इनको हम सुप्रीम कोर्ट में भी रख सकते हैं और हाई कोर्ट में भी रख सकते हैं, तो दोनों में रख सकते हैं। ध्यान रखना ये जो जनहित याचिकाएं हैं इनका भारत में जनक कौन है? तो पीएन भगवती को इनका जनक कहते हैं। ध्यान रखना, पीएन भगवती को इनका जनक कहते हैं, भगवती को। इन्होंने एक सादे कागज पर भी अगर किसी ने कुछ लिख कर दिया तो उसको कानून बनवा दिया। उदाहरण के तौर पर आपने कभी सुना है 10 बजे के बाद, ध्यान रखना 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, ध्यान रखना लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, स्पीकर नहीं, तो याद रखना ये जनहित याचिकाओं के कारण हुआ था। साथियों हमारे स्कूल के सामने ब्रेकर होंगे, स्कूल के सामने ब्रेकर होंगे, ये कानून भाई साहब जनहित याचिकाओं का है। अगला सवाल 35 नंबर, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। हमारे भारत में पहले 3 उच्च न्यायालय यदि आपको याद है तो बताइए। पहला वाला भाई साहब कलकत्ता का था, ध्यान रखना कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है ये 1862 में बना था। दूसरे नंबर पर, पहला तो याद हो गया, दूसरे नंबर पर अगर पूछे कौन सा, तो बॉम्बे वाला, ध्यान रखना बॉम्बे, ये भी 1862 में, लेकिन इसके बाद में। तीसरा साथियों मद्रास में बनाया गया, मद्रास वाला जो है ये भी 1862 में बना था। साथियों पटना उच्च न्यायालय जो बिहार का है ये 1916 में बना था, ये आप सभी लोग नोट कर लेंगे, 1916 में अंग्रेजों के समय बना था। अगला सवाल देखिए, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? गुजरात। अब देखो आप सभी लोगों को पता होगा हमारे यहाँ गोवा जो है भैया छोटा राज्य है। गोवा कैसा है? छोटा राज्य है, छोटा राज्य, ध्यान रखना छोटा राज्य। अब ऐसे में साझा उच्च न्यायालय इसका साथियों महाराष्ट्र के साथ कर दिया गया है, तो गोवा और साथियों महाराष्ट्र का साझा उच्च न्यायालय है। हमारे भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट का डिस्कशन किया गया है, और हाई कोर्ट में साथियों एक से अलग याद रखना सर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को समझ में ना, हाँ खारिज कर सकती है। अरे गुरु पूरी तरीके से सूरज खारिज कर सकती है, ध्यान रखना तुम तो सूरज हो मेरे। अगला सवाल देखो, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? अब ये हाई कोर्ट की बात कर रहा है मेरे दोस्त, तुम ध्यान से देखना, हमने तुमको अभी एक चीज समझाई थी, अगर कभी भी अधिकार को बढ़ाना हो, ध्यान रखना बढ़ाना हो, अगर घटाना हो, ध्यान रखना, तो ये सब कुछ काम जो है वो केवल कानून के माध्यम से किया जा सकता है, कानून के माध्यम से। और कानून बनाती है देश की संसद, तो केवल संसद। याद रखना ये सवाल आपके एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है। एसएससी का जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है, कसम से कह रहे हैं, और तुमको कहो लिख के भी बता दें, बताइए ये कब पूछा गया था? तो एसएससी सीजीएल साथियों ध्यान रखना 2012 में, साथियों ध्यान रखना इसको, या 2017 में पूछा गया था, 2017 में इसको पूछा गया था। चेक कर लेना जाकर के, ये सवाल ऐसा वैसा सवाल नहीं है साथियों, चेक कर लेना। और जो पीछे वाला सवाल था वो 2012 में एसएससी के ही एग्जाम का पूछा हुआ सवाल था। ऐसा लेवल है तगड़ा कि भाई साहब इस बार देखना चाहे एग्जामिनर से ही झगड़ा होगा, एग्जामिनर से ही झगड़ा होगा, एक भी सवाल बचेगा नहीं। संसद विधि बना सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हम सभी लोग जानते हैं संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है। साथियों ध्यान रखना यह शपथ दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है? शपथ राज्यपाल दिलाएगा, क्योंकि राज्य के अंदर की बात है, राज्य के अंदर की बात है, हमेशा ध्यान रखना शपथ। लेकिन अगर नियुक्ति की बात आ जाए तो नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना। और राष्ट्रपति मेरे दोस्त याद रखना सुप्रीम कोर्ट जो होता है उससे
से सलाह मांगता रहता है। साथियों ध्यान रखना, राष्ट्रपति करेगा, खेल खत्म। शपथ कौन दिलाएगा? शपथ हमेशा साथियों ध्यान रखना राज्य का, साथियों ध्यान रखना राज्यपाल दिलाएगा। अगला सवाल देखो 39 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की अधिकतम उम्र सीमा कितनी होती है? यानी जो हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट में तो 65 साल पढ़ रखी है, सुप्रीम कोर्ट में गुरुजी 65 साल पढ़ी थी, याद रखना 65। और अगर हाई कोर्ट की बात कर दे तो हाई कोर्ट में 62 साल। खत्म करो सवाल को, देखते ही पटक दो इस सवाल को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त अधिकतम उम्र कितनी होती है? 62 साल। तुमने पढ़ रखा है, ये उत्तर लगाओ, खत्म करो। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते इनमें से राज्य की बात कर रहा है? अगर संघ की बात करता, तुमको याद है संघ की बात करता तो केंद्र की संचित निधि पर, केंद्र की संचित निधि, केंद्र की संचित निधि यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को केंद्र से। और अगर राज्य की बात करें तो राज्य में भाई साहब ध्यान रखना, राज्य की निधि जो होती है, राज्य की जो संचित निधि होती है उस पर भारित होगा। तो संबंधित राज्य की संचित निधि, खत्म काम। अगला सवाल देखिए 41 नंबर, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम साथियों कितने वर्ष तक? उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष, और अगर जज हैं आप, साथियों ध्यान रखना, जज हैं कहीं दूसरे कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इत्यादि में, तो 5 वर्ष के लिए प्रैक्टिस करके आओ और जज बन जाओ। तो 10 साल के लिए कम से कम साथियों ध्यान रखना अनुभव होना चाहिए। मतलब वकील कितने साल बनो? तो वकील 10 साल बनो और 5 साल साथियों जज रहे हो तो बना दिए जाओगे। तो दोनों कंडीशन याद रखना, जज के लिए 5 साल, वकील के लिए दुगना 10 साल। अगला देखिए, भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला लीला सेठ, आप सभी लोगों को पता है। फातिमा बेबी आप सभी लोगों को याद होगा, ये बीबी है, ध्यान रखना। जो साथियों आप सभी लोगों को याद होगा 1989 में सुप्रीम कोर्ट के लिए बनी थी। ये भारत में उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, हाई कोर्ट की, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। अगला सवाल यहां पर 43 नंबर सवाल देखिए, 42 तक आपके हो गए ना। 43 नंबर, बताइए राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? अब देखो अगला टॉपिक आ गया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। कसम से कह रहे, जितने जहरीले सवाल बना सकता था मैं, ये बात मैं कसम खाकर कहता हूं, जितने जहरीले सवाल मैं बना सकता था मैंने सीना ठोक कर सारे बना दिए। अब तुम्हारे पास राज्यपाल चैप्टर है, तुमने जितना पढ़ा हो उतना साथियों दम लगा लो। फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर तुम इस कंटेंट को रिवाइज कर ले गए, इन सवालों को कर ले गए, तो मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ बब्बर शेर टिकेंगे, कोई नहीं टिकेगा। अगला सवाल देखो 43 नंबर सवाल, साथियों मात्र 5 से 10 मिनट में पूरी क्लास को खत्म करेंगे। हमारे भारत में आप जानते हैं आर्टिकल 153 के तहत राज्यपाल जो है वो एक तरीके से नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल साथियों केंद्र का प्रतिनिधि होता है और वो साथियों राष्ट्रपति के एक तरीके से प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। याद रखना, राष्ट्रपति जो होता है इसी के साथियों द्वारा ये नियुक्त किया जाता है, ध्यान रखना। और शपथ भी राष्ट्रपति ही साथियों, शपथ जो है कौन दिलाता है? अगर शपथ की बात करें तो शपथ साथियों ध्यान रखना, राज्य के हाई कोर्ट का जो साथियों मुख्य जज होगा वो एक तरीके से दिलाएगा, मुख्य जज दिलाएगा। शपथ ये नहीं दिलाता है, ध्यान रखना, शपथ ये नहीं दिलाता है। अगला सवाल, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को, देखो राज्यपाल कहीं का भी हो, अगर हम भारत में राज्यपाल की बात कर रहे हैं और 153 शब्द का प्रयोग कर रहे हैं साथियों, कहीं का भी हो, जम्मू कश्मीर का हो या उपराज्यपाल हो, ध्यान रखना, उपराज्यपाल कहीं किसी राज्य का हो, जम्मू कश्मीर का हो या नागालैंड का हो या आगे का हो या भाई साहब दक्षिण भारत का, कहीं का भी हो भैया, राष्ट्रपति केवल राष्ट्रपति, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है, ध्यान रखना। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कभी गलती से भैया ना लगा देना, हमेशा नियुक्त करेगा राष्ट्रपति ही, शपथ दिलाए जो दिलाए, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए साथियों 45 नंबर, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की अभी बताया, अभी नहीं तो कभी नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने एक बात कही थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें, साथियों ध्यान रखना, आजादी दूंगा। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम मुझे 5 से 7 मिनट का समय दे दो, 5 से 7 मिनट का समय मैं तुम्हें राज्यपाल दे रहा हूं, राज्यपाल। पूरा का पूरा कंटेंट समेट लेना जितना समेट सके। समझ में आया? जल्दी से बताइए, बहुत ही शानदार। अगला सवाल ध्यान से देखिए, कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? हमेशा साथियों राष्ट्रपति करेगा। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। अगर तुमसे कहे बताइए दिल्ली, अगर तुमसे बात करें पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, इनमें उपराज्यपाल होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, हमेशा राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, आप चेक कर लीजिए। बताइए राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, हम सभी लोग जानते हैं हमारे भारत में
वैसे ये अध्यादेश शब्द जो है, अगर आपसे कोई पूछे बताइए पहली बार ये शब्द जो है, ये साथियों ध्यान रखना 1861 में अंग्रेजों के समय साथियों कैनिंग ने साथियों प्रयोग किया था, कैनिंग ने साथियों अध्यादेश जारी किया था। उसके बाद हमारे भारत में 1935 का एक्ट आया, 1935 का एक्ट आया, और इस एक्ट के साथ हमने अपने भारत के संविधान में अध्यादेश को साथियों जोड़ लिया। संविधान में आर्टिकल 123 के तहत हमेशा आप जानते हैं राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ये आप सभी लोगों को याद होगा, राष्ट्रपति, ये अध्यादेश राष्ट्रपति जो है वो जारी करता है। लेकिन राज्यपाल द्वारा अगर अध्यादेश साथियों जारी किए जा रहे हैं तो वो हमेशा राज्य विधानमंडल की स्वीकृति के लिए होते हैं, और ये 6 सप्ताह अधिकतम सीमा होती है, ये आप सभी लोग याद रखना। तो अधिकतम सीमा 6 सप्ताह के लिए होती है, याद रखना, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से जारी होते हैं। जैसे केंद्र में जारी करता है तो हमेशा साथियों ध्यान रखना मंत्रिमंडल की सलाह पर जारी करता है, अपने मन से नहीं राष्ट्रपति जारी करता है। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए, तो 6 सप्ताह के लिए। ध्यान रखना, वैसे भी इसका कार्यकाल 6 सप्ताह ही होता है, लेकिन ध्यान रखना 6 महीने तक यदि दोनों सदन ना चल रहे हो, यदि सदन ना चले, ध्यान रखना सदन ना चले तो 6 महीने प्लस 6 सप्ताह, क्योंकि 6 महीने के अंदर नया सदन गठित कर लोगे और 6 सप्ताह के अंदर साथियों उसे कानून बनाओ, नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा अपने आप। राज्य मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? अब देखो राज्य मंत्रिमंडल की बात कर रहा है, सुनो सुनो सुनो, राज्य मंत्रिमंडल की बात कर रहा है, केंद्र की नहीं। केंद्र का जो मंत्रिमंडल होता है, केंद्र का जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल होता है, ध्यान रखना, मंत्रिमंडल जो होता है उसको साथियों ध्यान रखना हमेशा राष्ट्रपति करता है, और वही काम सेम वो राज्यपाल से कराता है। ध्यान रखना वो किससे कराता है, तो राज्यपाल से। राज्य मंत्रिमंडल का गठन और उसे शपथ इत्यादि कौन दिलाता है, तो हमेशा राज्यपाल दिलाता है। आप सभी लोग इसको लगा लेंगे, राज्यपाल का ये काम है। बोलो किसका काम है सर? राज्यपाल का। 6 साथियों ध्यान रखना, सभी लोगों को याद होगा इसका काम है। बताइए राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? अब देखो राज्यों के गवर्नर को साथियों शुद्ध भाषा में लिखो राज्यपाल। भैया 35 साल उम्र होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। कितने साल? तो साथियों 35 ईयर जो है वो एक तरीके से उम्र होनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति करेगा भैया ध्यान रखना राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति इसके साथियों ध्यान रखना आचरण को, इसका चरित्र, दुनिया भर की चीजों को जांच लेता है, क्योंकि राष्ट्रपति के ये प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। प्रसाद पर्यंत पद होता है, ध्यान रखना पद, तो तुरंत लगाओगे राष्ट्रपति के लिए साथियों ध्यान रखना यह जिम्मेदारी होगी कि राज्यों का गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए, तो राष्ट्रपति के लिए अपने आचरण के लिए जिम्मेदार होगा। अच्छा देखो जिसने नियुक्त किया है उसी के लिए तो जिम्मेदार होगा, कभी राज्यपाल कभी राज्य के लिए जो हाईकोर्ट है उसके लिए होगा क्या? नहीं होगा। अगला सवाल देखिए 49 के बाद 50 कह रहा किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति हमेशा आप जानते हैं हमारे भारत में राज्यपाल करता है। देखो एक बात अच्छे से समझ लो, मुख्यमंत्री का निर्वाचन नहीं होता, सीएम का निर्वाचन नहीं होता, ध्यान रखना निर्वाचन नहीं होता, निर्वाचन नहीं होता, ध्यान रखना उसकी नियुक्ति होती है। सदस्यों में जो साथियों एक तरीके से सदस्य चुनकर देते हैं, राज्यपाल उसको शपथ दिलाता है और सीएम बना देता है, ध्यान रखना। तो किसको साथियों यह अधिकार है? तो राज्यपाल को अधिकार है। और मंत्रिमंडल जो गठित होता है वो साथियों सीएम के सलाह पर, सीएम के साथियों ध्यान रखना सलाह दे दी जाती है कि राज्यपाल को, भैया राज्यपाल उन मंत्रियों को साथियों ध्यान रखना सलाह देने वाले मंत्री जो होते हैं, मतलब जिन मंत्रियों की सलाह मिली है उनको वो शपथ दिला देता है। तो ये एक सिस्टम समझना पूरा, भैया सिस्टम है पूरा। अगला सवाल देखिए 50 के बाद 51, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आप सभी लोग जानते हैं राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है, सीएम जो होता है, ये हमेशा आप सभी लोगों को पता है भैया क्या करता है, हम सभी लोग जानते हैं संविधान के प्रति एक तरीके से शपथ लेता है। संविधान के प्रति साथियों ध्यान रखना संरक्षण इत्यादि की शपथ राष्ट्रपति लेता है, लेकिन संविधान के प्रति शपथ लेता है। और आप जानते हैं मुख्यमंत्री जैसे हमारे यहां प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का नेता होता है, लोकसभा का नेता होता है, लोकसभा का नेता होता है, ये आप सभी जानते हैं। उसी तरीके से मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है, विधानसभा का नेता होता है। और विधानसभा में
में निंदा प्रस्ताव, ये सारे प्रस्ताव आते हैं, तो ऐसे में वो विधान साथियों सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर जरा भी गड़बड़ हुई तो यहीं पर अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ लाया जाएगा और उसे भी पद से साथियों ध्यान रखना एक तरीके से भगा दिया जाएगा। अगला सवाल देखिए 51 के बाद 52 नंबर, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी? तो यह आप सभी लोगों को पता है, हमारे भारत में सबसे पहले सुचेता कृपलानी को नियुक्त किया गया था। सुचेता कृपलानी जो है उनको नियुक्त किया गया था। सुचेता कृपलानी 1963 से लेकर 1967 तक हमारे भारत के यूपी में ही साथियों पहले नंबर पर मुख्यमंत्री बनी थी। आप सभी लोग लगा लेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहली अगर राज्यपाल के बारे में पूछ दे, पहली राज्यपाल आप सभी लोग याद रखना फीमेल के रूप में यानी महिला के रूप में, तो वो भी हमारे साथियों यूपी में ही नियुक्त हुई हैं। ध्यान रखना, सरोजिनी नायडू का नाम सुना होगा। सरोजिनी नायडू जो हैं याद रखना, सरोजिनी नायडू ये यूपी की पहली यानी फर्स्ट राज्यपाल भी हैं और पहली महिला राज्यपाल भी हैं पूरे भारत में भी। अगला सवाल 53 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक साथियों विधानमंडल है? अर्थात विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। इसका मतलब क्या है? विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। आप सभी लोग जानते हैं हमारे यहाँ विधान परिषद जो है वो साथियों ध्यान रखना मात्र 6 राज्यों में है। इसके पहले 2019 तक जम्मू कश्मीर में भी थी। 6 राज्य यूपी है साथियों, यूपी के साथ साथ बगल में उसके बिहार है, इन दोनों में है। इसी तरीके से कर्नाटक में है, कर्नाटक से जुड़ा हुआ महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में भी आप सभी लोगों को याद रखना है। इसी के साथ साथ साथियों तेलंगाना, और तेलंगाना का निर्माण आंध्र प्रदेश से अलग होकर के हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में भी साथियों आपको मिल जाएगी। साथियों 2019 में जम्मू कश्मीर में थी लेकिन समाप्त हो गई, तो जम्मू कश्मीर में समाप्त हो गई। याद रखना, नहीं पहले 7 लगाते थे। साथियों बताइए विधानमंडल इनमें से कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में है। आप लगा लीजिए, केवल महाराष्ट्र बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? ऊपरी सदन को उच्च मंडल भी कहते हैं, ध्यान रखना, या उच्च सदन भी कहते हैं। हमारे भारत में साथियों वेस्ट बंगाल में नहीं है, बिहार में भाई साहब ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में है, पश्चिम बंगाल में नहीं है। लेकिन यह बात ध्यान रखना, ये नोट करके डाल लेना कि पहले यहां थी, ध्यान रखना, पहले थी, भंग कर दी गई, ध्यान रखना, भंग हो गई, मतलब यहां अब नहीं है। तो ये आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। अगला सवाल 55 नंबर, विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल 1/6 सदस्यों को साथियों मनोनीत कर सकता है? जैसे यूपी में आप सभी लोग ध्यान रखना 100 सदस्य होते हैं, 100 सदस्य, तो उनका 1/6 साथियों ध्यान रखना, 1/6 का मतलब हो गया लगभग 14 सदस्यों को राज्यपाल साथियों नियुक्त कर सकता है। यह विधान इसमें किया गया है। अगला सवाल देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, बताइए किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री इनमें से भैया कौन बनी थी? प्रथम भारतीय महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। आप सभी लोग याद रखना 1963 से 1967 के बीच में इनके पति जो थे वो आचार्य जेबी कृपलानी विरोधी पार्टी से थे। साथियों ध्यान रखना, आचार्य जेबी कृपलानी का नाम सुना होगा। आचार्य जेबी कृपलानी जो हैं ये विरोधी पार्टी से थे, ध्यान रखना, विरोधी पार्टी से थे। जबकि सुचेता कृपलानी जो हैं ये साथियों कांग्रेस से सीएम थी, कांग्रेस से। साथियों आप नोट कर लेना। इसके बाद बहन मायावती जी जो हैं वो साथियों बनी है महिला मुख्यमंत्री। विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा थी उसमें थी, इनको आप हटा देना। सुचेता कृपलानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन, भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर साथियों 18 वर्ष कब की गई? तो इसके लिए हमने 61वां संशोधन किया था। 61वां संशोधन जो है ये आप सभी लोगों को याद होगा 1989। आप नोट कर लीजिए, प्रधानमंत्री के पद पर उस समय राजीव गांधी जी थे, ध्यान रखना, जिन्होंने ऐसा विधान बनाया था। तो 1989 में आप सभी लोग याद रखना 1989 में ही साथियों एक निर्णय और लिया गया था, जो हमारा निर्वाचन आयोग था। ध्यान रखना, निर्वाचन आयोग जो है उसको साथियों 3 सदस्यीय कर दिया गया था। 3 सदस्यीय कर दिया गया था। पहले 1 सदस्यीय था, अब 3 सदस्यीय, 1+2 यानी 2 अन्य न्यायाधीश भी लाए गए थे। अगला सवाल 58 नंबर देखिए, मत देने का अधिकार किस आयु के वर्ग के लोगों को मिलता है? तो 18 साल अगर आपने आयु पूरी कर ली है तो आप मतदान कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए 59 नंबर, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त
इनमें से कौन था? सुकुमार सेन थे। वर्तमान में आप जानते हैं कौन है? तो वर्तमान में 26वें नंबर पर आप सभी लोग नोट कर लेना, ज्ञानेश कुमार हैं। ज्ञानेश कुमार हैं। ज्ञानेश कुमार हमारे भारत में 6 चुनाव का अधीक्षण करते हैं। 6 चुनाव जो है उनका साथियों ध्यान रखना, ये अधीक्षण करते हैं। अधीक्षण जो केंद्र का चुनाव आयोग है उसके 6 चुनाव का अधीक्षण जो है वो ये कर सकते हैं। आप जानते हैं जैसे लोकसभा, राज्यसभा, हमारे देश का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और विधानसभा और विधान परिषद, ये 6 चुनाव हैं जिनको ये साथियों लीड करते हैं। 60 नंबर सवाल, ईवीएम का प्रयोग आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन से साथियों ध्यान रखना एक तरीके से मतदान करते हैं। ये मतदान जो है ये भारत में भी कराती हैं, साथ में पड़ोसी देश नेपाल और भूटान इत्यादि में भी कराती हैं। आप सभी लोगों को ये याद रखना होगा, प्रथम बार इनका प्रयोग जो है वो हमने 1998 में लोकसभा चुनाव में साथियों, भारतीय चुनाव में प्रयोग किया था। ध्यान रखना 1998 में। अगला सवाल देखिए 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार करता है? जो संघ का साथियों एक तरीके से काम है, जो संघ का काम है वो चुनाव आयोग करेगा और कोई नहीं कर सकता। तो ऐसा अधिकार जो है वो साथियों ध्यान रखना निर्वाचन आयोग के पास होता है, ना तो इनके किसी के पास। तो निर्वाचन आयोग जो है वो मतदाता सूची को तैयार करता है। अगला सवाल देखिए 62 नंबर, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार केवल चुनाव आयोग के पास होता है। तो चुनाव आयोग जो है वो साथियों ध्यान रखना दर्जा देता है। तो कौन देता है? चुनाव आयोग जो है वो साथियों दर्जा देता है। 62 के बाद 63 नंबर, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन इनमें से कौन होता है? ध्यान रखना, चेयरमैन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के संविधान के आर्टिकल 324 के तहत आप सभी लोग जानते हैं 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया था और इस दिन हम भारत में मतदाता दिवस मनाते हैं। ये नोट करके डाल लेना, स्पेशल साथियों टॉपिक है, छूटना नहीं चाहिए एक भी। जिन लोगों ने अभी तक लाइक और शेयर ना किया हो मेरे दोस्त धुआं काट दो। सवाल को कराया मैंने दी तोड़ करके कराया, जितना हो सकता था सारे सवाल आपको हमने कराए और मैं जानता हूं कि मेरी मेहनत तुम बर्बाद नहीं जाने दोगे। आप सभी से मेरा निवेदन है, शाम को साथियों ध्यान रखना, अभी आखिरी बात आपको बताऊंगा। एक क्लास और बची है पॉलिटी की, फिर इसके बाद पॉलिटी खत्म, अगले टॉपिक पर आ जाएंगे। और अगला टॉपिक कौन सा हो ये तुम कमेंट में बता देना कि गुरुजी अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हो, अभी कल की क्लास लास्ट पॉलिटी की होगी, नेक्स्ट टॉपिक आप बता देना, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए जल्दी से बताना। एक क्लास पॉलिटी की और बची है, एक क्लास पॉलिटी की और है, एक क्लास पॉलिटी जिसमें विविध स्टैटिक पूरा पढ़ाऊंगा और साथ में कुछ संशोधन इत्यादि पर भी बात होगी। बताइए हमारे यहाँ साथियों, आप सभी लोगों को अब कुछ जानकारियां दे देता हूं, फिर साथियों ध्यान रखना एक तरीके से आपको बताऊंगा। साथियों ध्यान रखना, यूपी होमगार्ड 41,424 भर्ती पदों के लिए जो बच्चा अभी तक साथियों डर रहा है कि नहीं गुरुजी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हम कैसे मेहनत करें, तो ये अंतिम प्रयास बैच आपके पास बस होना चाहिए। बाकी गारंटी गुरुओं की है, वो सब आपको लीड कर रहे हैं। साथियों 31 जनवरी तक हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। हमने 1 दिसंबर से क्लासेस शुरू कर रखी, हमने 2 महीने दिल लगाकर पढ़ाया है, हर एक विषय की क्लास चल रही है यहां पर। साथियों कंप्लीट थ्योरी बैच है, 600 घंटे से अधिक की क्लासेज हैं, पीडीएफ के रूप में नोट्स तुम्हें दे दिए गए हैं। साथियों ध्यान रखना 99 रुपए में जो भी तुम कर सकते हो कर लो, सब कुछ है। याद रखना ये 99 का बैच नहीं बल्कि 99% मार्क्स वाला बैच है। अगर तुमको 99% मार्क्स तक पहुंचना है तो मेरे दोस्त देखना पेपर कैसे उड़ाते हैं हम लोग। मेहनत करी है भाई, मेहनत, ध्यान रखना। और ये होमगार्ड की किताब है जो तुम सब लोगों के लिए थ्योरी और प्रैक्टिस बुक है। साथियों फ्लिपकार्ट पर कैश ऑन डिलीवरी है, टॉपिक वाइज है, एक टॉपिक पढ़ो उसके क्वेश्चन लगाओ फिर अगला टॉपिक। अगर तुम्हें लगता है कोई कंटेंट की किताब हो, कोई साथियों वो हो, तो वो एक तरीके से आप इसमें सब कुछ पा जाओगे। फ्लिपकार्ट पर कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, 28 दिसंबर रात 12 बजे तक ऑफर है, इसका फायदा उठाइए। बाकी मेरे दोस्त अभी हमारे पंकज सर जो हैं वो आ चुके होंगे मैदान में, तो उनकी क्लास को आप जरूर लीजिएगा। रात में साथियों ध्यान रखना 9 बजे विवेक सर की, भाई साहब ध्यान रखना रात में 9 बजे विवेक सर की मेरे दोस्त जबरदस्त सी क्लास जो है वो आपके सामने अवेलेबल होगी। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये भाई साहब पंकज सर की क्लास लाइव हो चुकी है। सभी लोग कूद जाओ वहां पर, क्या कर जाओ वहां पर, कूद जाओ जल्दी से और बताना, तुम्हें सौगंध है वहां जाकर बताना कि अंकित सर ने भाई साहब पॉलिटी की क्रीम खिलाकर भेजी है। इतनी ताकत है अब हमारे अंदर गुरुजी कि हम स्टैटिक जीके को फाड़ डालेंगे।
साथियों जल्दी से पहुंचो वहां पर। और ये होमगार्ड की असली जंग वाली क्लास है जो रात में 9 बजे विवेक सर भाई साहब गर्दा काटने के लिए 100 में 100 प्रश्न फंसाने वाली जबरदस्त क्लास लेकर आते हैं। मेहनत कर लीजिए थोड़ा सा। शाम को 5 बजे और शाम को 6 बजे हमारी क्लासें चलती हैं। और साथियों आपको बता दूं, इस बार साथियों एक और महामैराथन क्लास ये विवेक सर की भाई साहब आने वाली है, तो सभी लोग ले लीजिएगा। सुबह 7 बजे एग्जामपुर मेन चैनल पर करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, उसको भी आप मत छोड़ना, बहुत गजब की पढ़ाते हैं स्टैटिक जीके के साथ में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मजा आया, दिल खुश हुआ, आत्मा में ऐसा लगा कि नहीं यार सब कुछ बढ़िया बढ़िया सा लग रहा है। अगर सब कुछ अच्छा लग रहा हो क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।